हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एडिशन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है महाकवि सूरदास जी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको महाकवि सूरदास जी की महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताने वाला हूँ। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि मैं आज की इस वीडियो में महाकवि सूरदास जी की वो बातें बताने वाला हूँ जो कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती हैं। बहुत से कंपटीशन एग्जाम में महाकवि सूरदास जी के बारे में पूछ लिया जाता है, या तो उनके जन्म स्थान, जन्मभूमि, पिता का नाम, उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, तो इन सब के बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं केवल महाकवि सूरदास जी के जीवन की जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कंपटीशन एग्जाम पूछी जाती हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एडिशन क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों देखिए, पहले तो आपको हेडिंग डालनी है पूरा नाम। तो पहले दोस्तों आप सूरदास जी का पूरा नाम जान लीजिए कि सूरदास जी का पूरा नाम क्या था। तो दोस्तों, सूरदास जी का पूरा नाम था महाकवि सूरदास जी। क्या था दोस्तों? महाकवि सूरदास जी। दोस्तों, सूरदास जी का पूरा नाम है महाकवि सूरदास जी। ठीक है दोस्तों, आपको अगली हेडिंग डालनी है जन्म। तो दोस्तों, अब आप महाकवि सूरदास जी के जन्म के बारे में जान लीजिए कि उनका जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, आपको लिखना है संवत 1540 विक्रमी सन 1483 ईस्वी अथवा संवत 1535 विक्रमी सन 1478 ईस्वी। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, इतिहासकारों ने सूरदास जी के जन्म के बारे में मतभेद है। मतलब जितने भी इतिहासकार हुए हैं उन इतिहासकारों का क्या है ना, सूरदास जी के जन्म पर जो जन्म हुआ था उस पर मतभेद है। कोई उनकी तिथि 1483 ईस्वी बताता है, कोई उनकी तिथि 1478 ईस्वी बताता है। और दोस्तों, संवत में भी उन्हें मतभेद है। कोई उनकी जन्म की संवत 1540 बताता है और कोई उनका जन्म का संवत 1535 बताता है। तो इतिहासकारों का इसमें मतभेद है, परंतु दोस्तों इन दोनों में से एक आंसर जरूर आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो दोनों में से आप कोई सा भी लिखेंगे तब भी ये आपका आंसर सही माना जाएगा। दोस्तों, ये याद रखना, जो सूरदास जी का जन्म हुआ था वो 1483 ईस्वी में हुआ था, या तो सन 1478 ईस्वी में हुआ था, या तो सन 1483 ईस्वी में हुआ था। इन दोनों में से एक में हुआ था, क्योंकि इतिहासकारों का मतभेद है तो इसमें फिक्स नहीं बता सकता। ऐसे ही दोस्तों, ये जो संवत है ना, संवत है, ये संवत का मतलब ये है जो हिंदू कैलेंडर होता है ना उसमें संवत होता है, विक्रम संवत। तो दोस्तों, जिस समय सूरदास जी का जन्म हुआ था उस समय जो सन जो थी वो थी 1483, और उस समय जो हिंदू कैलेंडर का संवत था वो था 1540। ठीक है ना? ऐसे ही दूसरी जो जन्म तिथि इतिहासकार बताते हैं सन 1478 ईस्वी सूरदास जी के जन्म को, तो उस समय जो संवत चल रहा था हिंदू कैलेंडर के हिसाब से यदि बताऊं तो उस समय जो संवत था जिसे विक्रम संवत कहते हैं हम, 1535 था। क्या था दोस्तों? 1535। तो दोस्तों, आपको दोनों तिथियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि दोनों तिथि का मतलब क्या है। ठीक है ना? क्योंकि हम कॉम्पिटिशन लेवल के बारे में बात कर रहे हैं तो कॉम्पिटिशन लेवल में हमें एक एक पॉइंट की बात पता होनी चाहिए। अगला दोस्तों हेडिंग है जन्मभूमि। तो दोस्तों, अब महाकवि सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, महाकवि सूरदास जी का जन्म हुआ था रूनकता में, और ये रूनकता जो स्थान है वो आगरा में है। कहाँ है दोस्तों? आगरा में। ठीक है दोस्तों, आगरा के पास है ये जगह। अगला जो हमारी हेडिंग है दोस्तों वो है मृत्यु। तो दोस्तों, महाकवि सूरदास जी की मृत्यु कब हुई थी, निधन कब हुआ था, अब उसकी तिथि के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों, जिस समय महाकवि सूरदास जी की मृत्यु हुई थी उस समय जो संवत चल रहा था वो चल रहा था 1642 विक्रमी, और उस समय जो सन थी वो सन थी 1585 ईस्वी, अथवा जो संवत चल रहा था वो 1620 विक्रमी थी और जो सन थी वो 1563 ईस्वी थी। दोस्तों, महाकवि सूरदास जी के मृत्यु पर भी इतिहासकारों का मतभेद है। मतलब इतिहासकार सही तारीख नहीं बता पा रहे हैं कि जो सूरदास जी की मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, कौन सा संवत था, कौन सी सन थी। तो इसमें भी मतभेद है इतिहासकारों के। तो दोस्तों, आपके दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे। ये दोनों अथवा में आप ये दोनों ही आंसर होंगे आपके सही। ठीक है ना दोस्तों? क्योंकि इतिहासकारों का इसमें मतभेद है। दोस्तों, अगला हेडिंग है हमारी मृत्यु स्थान। तो दोस्तों, महाकवि सूरदास जी की जो मृत्यु हुई थी वो कौन से स्थान पर हुई थी? तो दोस्तों, पारसोली। कहाँ हुई थी दोस्तों? पारसोली।
महाकवि सूरदास जी की जो मृत्यु हुई थी वो पारसोली में हुई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगली हेडिंग है हमारी पिता। तो दोस्तों महाकवि सूरदास जी के पिता का क्या नाम था, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों महाकवि सूरदास जी के पिता का नाम था रामदास। क्या था दोस्तों? रामदास। रामदास दोस्तों महाकवि सूरदास जी के पिता का नाम था। आते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों आगे हमारी अगली हेडिंग है कर्मभूमि। क्या है दोस्तों? कर्मभूमि। दोस्तों कर्मभूमि का मतलब समझ लीजिए, कर्मभूमि का मतलब क्या है। एक तो होता है जन्मभूमि, एक होता है कर्मभूमि। जन्मभूमि वो होती है जहाँ पर बच्चे का जन्म होता है या किसी का भी जन्म होता है, उसे हम जन्मभूमि कहते हैं। कर्मभूमि हम उसे कहते हैं जहाँ पर कोई व्यक्ति काम करता है, रहता है, अपना जीवन व्यतीत करता है, तो उसे हम दोस्तों कर्मभूमि कहते हैं। तो सूरदास जी की जो कर्मभूमि थी वो ब्रज थी। और ये ब्रज है कहाँ दोस्तों? ये ब्रज है मथुरा और आगरा। मतलब मथुरा और आगरे की जो एरिया है ना, उसे हम ब्रज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ब्रज कहते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि महाकवि सूरदास जी की जो कर्मभूमि थी वो ब्रज थी। क्या थी दोस्तों? ब्रज। और ये ब्रज है कौन से स्थान पर दोस्तों? मथुरा और आगरा के स्थान पर। मतलब उत्तर प्रदेश के जो मथुरा और आगरा एरिया है उसी के बीच में ही हमारा क्या है? ब्रज है। उसी के एरिया को हम ब्रज कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अगली हेडिंग है हमारी मुख्य रचनाएं। तो दोस्तों आपको महाकवि सूरदास जी की मुख्य रचनाओं के बारे में पता होना चाहिए जो उन्होंने अपने जीवन में लिखी थी। मतलब जिन जिन रचनाओं का उन्होंने लिखी थी अपने जीवन में, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन में महाकवि सूरदास जी ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी। तो दोस्तों उनकी पहली रचना थी सूरसागर, दूसरी थी सूर सारावली, तीसरी रचना थी दोस्तों साहित्य लहरी, चौथी रचना थी दोस्तों नल दमयंती, और दोस्तों पांचवी रचनाएं थी उनकी ब्यालो। क्या थी दोस्तों? ब्यालो। तो दोस्तों ये जितने भी रचनाएं हैं ये महाकवि सूरदास जी की रचनाएं हैं जो उन्होंने अपने जीवन में लिखी थी। सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्यालो, ये जितनी भी रचनाएं हैं ये महाकवि सूरदास जी ने अपने जीवन में लिखी थी। दोस्तों हमारा अगली हेडिंग है विषय। विषय का मतलब यह है दोस्तों कि महाकवि सूरदास जी ने जितनी भी अपनी रचनाएं लिखी थी वो कौन से विषय पर लिखी थी। उन्होंने अपने जीवन में जितनी भी रचनाएं लिखी थी तो उनका मुख्य विषय क्या था? तो दोस्तों उनका मुख्य विषय था भक्ति। दोस्तों सूरदास जी अपनी जीवन में जितनी भी रचनाएं लिखी थी उनमें उन्होंने भक्ति के बारे में ज़्यादा ही रचनाएं लिखी थी। मतलब उनकी जितनी भी रचनाएं वो भक्ति पर आधारित हैं। उनका जो आधार था ना वो दोस्तों भक्ति था। उन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी थी वो सारी की रचनाएं भक्ति पर आधारित है। किस पर आधारित है दोस्तों? भक्ति पर आधारित है। तो दोस्तों महाकवि सूरदास जी का जो मुख्य विषय था वो क्या था? भक्ति। और यदि दोस्तों आपसे ये पूछा जाए कि महाकवि सूरदास जी कौन से काल के कवि थे या कौन से कवि कहा जाएगा, तो दोस्तों भक्ति काल के कवि कहा जाएगा। कौन से काल के कवि कहा जाएगा? भक्ति काल के, क्योंकि उनका जो रचनाएं लिखी थी वो भक्ति काल में लिखी थी। ठीक है ना, और उनका मुख्य विषय भी भक्ति काल ही था। आते हैं दोस्तों अगली हेडिंग पर। दोस्तों अगली हेडिंग हमारी दोस्तों भाषा। दोस्तों भाषा का मतलब ये है कि दोस्तों महाकवि सूरदास जी की जो भाषा थी कौन सी थी, कौन सी भाषा में उन्होंने अपनी सारी की सारी रचनाएं लिखी थी, तो उसके बारे में हमें बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, महाकवि सूरदास जी ने अपने जीवन में जितनी भी रचनाएं लिखी थी वो सारी की सारी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी थी। किस में लिखी थी दोस्तों? ब्रज भाषा में लिखी थी। महाकवि सूरदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में लिखी हुई हैं। और दोस्तों यहाँ से एक नंबर का कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि महाकवि सूरदास जी की जितनी भी रचनाएं थी वो कौन सी भाषा में थी। तो दोस्तों आपको बताना है कि ब्रज भाषा, उनकी जितनी भी रचनाएं वो ब्रज भाषा में थी। ठीक है दोस्तों, आगे हमारी हेडिंग है उपाधि। क्या हेडिंग है दोस्तों? उपाधि। मतलब दोस्तों हमें ये बताना है कि महाकवि सूरदास जी को कौन सी उपाधि से नवाजा गया था या कौन सी उपाधि दी गई थी उन्हें। तो दोस्तों उन्हें उपाधि दी गई है महाकवि की। किसकी उपाधि दी गई है? महाकवि की। सूरदास जी को महाकवि की उपाधि दी गई है, जिसके कारण उनका नाम पड़ा महाकवि सूरदास जी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको ये बातें पता होनी चाहिए। इसके अलावा भी दोस्तों आपको बहुत सारी बातें पता होनी चाहिए, जैसे सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। दोस्तों सूरदास जी ने वात्सल्य रस में बहुत सारी रचनाएं लिखी थी। मतलब उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उन रचनाओं में वात्सल्य रस प्रमुख माना जाता है। तो दोस्तों सूरदास जी को वात्सल्य रस का क्या कहा जाता है? सम्राट कहा जाता है। सूरदास जी द्वारा लिखित 5 ग्रंथ बताए जाते हैं। दोस्तों सूरदास जी ने अपने जीवन में 5 ग्रंथ भी लिखे थे। वो ग्रंथ कौन कौन से थे? तो पहला था सूरसागर, दूसरा था सूर सारावली, तीसरा था साहित्य लहरी, चौथा था नल दमयंती,
और 5 माता ब्यालो। तो दोस्तों ये वही रचनाएं हैं जो दोस्तों आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताई कि सूरदास जी की मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल, दमयंती, ब्यालो, ये सूरदास जी की मुख्य रचनाएं हैं। तो दोस्तों उन्हीं मुख्य रचनाओं को सूरदास जी के द्वारा लिखित 5 ग्रंथ भी बताते हैं, मतलब ये सूरदास जी के 5 ग्रंथ भी हैं। यदि क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा ना कि सूरदास जी के 5 ग्रंथ बताइए, तो दोस्तों यही हैं वो 5 ग्रंथ, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल, दमयंती, ब्यालो। और दोस्तों आपसे सूरदास जी की मुख्य रचना के बारे में पूछा जाए तब भी यही रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल, दमयंती, ब्यालो। ठीक है ना दोस्तों, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए आगे लिखा है, नागरी प्रसारणी सभा द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित पुस्तकों में सूरदास के 16 ग्रंथों का उल्लेख है, जैसे नागलीला, भागवत, गोवर्धन लीला, सूर 25, सूरसागर, सार, प्राण प्यारी आदि। तो दोस्तों ये जितनी भी रचनाएं हैं ये रचनाएं 16 ग्रंथों में से एक है, मतलब ये जो रचनाएं हैं ये 16 ग्रंथों की ही हैं। इनमें से कुछों के नाम बताए गए हैं, कुछों के नाम नहीं बताए गए हैं। तो दोस्तों इतना ही आपको महाकवि सूरदास जी के बारे में जानना है। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।